जिन्ना, हाँ बिग बॉस। कितने पब्लिकेशंस को पहचानती हैं आप? शायद तो सबको बिग बॉस। सामने बैठे हुए? किसी को भी नहीं। जिन्ना बोरा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिग बॉस के इस नए आलीशान मोहल्ले में मैं आपका प्रेस का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार मैं अलग हूं, मैं बायस्ड हूं, इसलिए इकलौती जिन्ना के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूं। पर मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल बायस्ड नहीं हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं और आप उनके जवाब जिन्ना से सुनना ही चाहेंगे। तो आप आ गए हैं और जिन्ना भी आ गई है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मेरे फेवरेट प्रेस के साथियों, द स्टेज इज ऑल योर्स, ओवर टू यू। Thank you, Big Boss. And this is RJ Divya Soldama from Radio Nasha and Bollywood Spy. સૌથી પહેલા તો કેમ છો બેના? એકદમ અત્યાર સુધી તો ફર્સ્ટ ક્લાસ. હવે તમારા સાથે શું થશે એ ખબર નથી. So being a Gujarati, let me tell you, we all are proud of your journey. Finally, you all are proud of it. Yes. Very good. मैंने आपकी किताब पढ़ी थी बिहाइंड द बार्स इन वाइकला, तो उसमें आपने बहुत सारे हॉरिफाइंग इंसिडेंसेस के बारे में बताया कि जो आपके साथ हुए थे जेल के अंदर। इनफैक्ट जब पढ़ रहे थे तभी भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। जो टॉर्चर आपके साथ हुआ था, जिस तरह का आपको बुली किया गया था, वो सब जो हुआ था, आई एम श्योर आज यादें धुंधली हो गई होगी, लेकिन वो स्टार्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करते होंगे। तो कौन सी ऐसी एक दो बात है जो इतने साल निकल गए फिर भी वो आप भूल नहीं पाए? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फाइनली, हालांकि आज ये एंटरटेनमेंट वाले मीडिया है, सब मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं है। आज जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ। 2011 से लेके अब तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहां पहुंचाने के लिए भी और यहाँ पहुंचाने के लिए भी। सो ये सरकाजम सुन समझो या कुछ भी समझो, आई एम थैंकफुल। मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर आप बोलो कि क्या ऐसा है जो आपके क्वेश्चन थे, आप गुजराती हो, आपको बुक, जैसे आपने बोला आपने बुक पढ़ी, बुक में काफी इंसिडेंट लिखे हैं। अभी हम लोग घर में बैठे बैठे, अभी ये फैमिली हो गई है घर में, तो काफी लोग को नहीं कुछ पता मेरे बारे में। तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट मैं जस्ट नरेट कर रही थी जो दिमाग से नहीं निकल पाते। शायद दिमाग से निकल जाते, दिल से नहीं निकल जाता। एक तो मीडिया का बिहेवियर, जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं। और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसो કે बहुत कुछ सीखा इसमें से हमने। આપણામાં કહેવાય છે ને, 12 વર્ષે બાવો બોલ્યો. That's it. This is a Gujarati proverb what we talk about. Yes, there are many, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जेल में मेरी सबसे पहली एंट्री जो बुक में आपने पढ़ी होंगी, वो किसी भी लिए, मेल या फीमेल की बात आती ही नहीं है। किसी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट वो इंसिडेंट बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है। और सेकंड इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट है, आपने मुझे 2 ही बोला, बट मैं मेरी तरफ से एक ऐड करती हूँ। सेकंड इंसिडेंट, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद, वो क्रिसमस वेकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। आज बिग बॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस कि काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती। ये सेकंड इंसिडेंट था। और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे। मैं
क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी। वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे। कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था। तो जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहां से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है। 90 साल का आदमी, आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। ऐसे है बहुत सारे, रात बीत जाएगी। सो बट यस, ये 3-4 इंसिडेंट बहुत इम्पैक्ट वाले। What gives you strength and if you need a water, please. नो इट्स ओके। जितना जैसे जानते आगे फ्रॉम आज तक, मुझे याद है कि आपके साथ में खड़ा होता था जब आपको मैंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया था। मैंने आप मेरे साथ एज रिपोर्टर थी, आज मैं आपको इंटरव्यू एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। आई एम वेरी प्राउड टू बी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेन स्ट्रीम आपने बोला, एंटरटेनमेंट वालों की वजह से ही आज ये हो रहा है शो। इसीलिए तो मैंने मेन स्ट्रीम बोला कि मेन स्ट्रीम वाले यहाँ पे नहीं है। आपको तो शुक्रिया करना चाहिए। वो भी बोला कि बिग बॉस की वजह से आप लोग इधर हो, ये भी बोला। जी, तो पता नहीं ऐसा एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आई हैव बीन लिसनिंग, बट इट्स माय चॉइस। आई लव एंटरटेनमेंट बिकॉज़ हमारे देश को आज वो ज़रूरत है। खैर, मेरा सवाल इस बारे में कि आपने शो में एंट्री ली तो आपने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं वॉरियर कार्ड खेलूंगी। सबसे पहले आपने खेला। आपकी सीरीज भी हमने देखी, उसमें काफ़ी कुछ हकीकत थी, थोड़ा फसाना था, लेकिन सच थोड़ा सा आप उनके नहीं बोल रही हैं। जैसे कि हमने सीरीज में भी देखा था, आपका एक पुलिसमैन आपकी जिंदगी में थे, जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने उनसे दूरी बना ली। क्या वजह थी? उस सच को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ा बताएं क्या कुछ। एक तो बिग बॉस का रूल है, पास्ट को बात नहीं करनी है, भूतकाल में जाना नहीं है। खुद बिग बॉस ने ये रूल बनाया है, वर्तमान में रहिए। जो इंसान वर्तमान में है ही नहीं तो उसको क्यों बीच में लाना। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hi, Jigna. हाय। Hello. Hi, this is Neha from Mobby Times. जिग्ना, मेरा सवाल आपसे ये है, बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करना क्या ये एक सोची समझी रणनीति या एक अच्छा मूव बोल सकते हैं? बिकॉज हाल ही में जैसा कि अमित ने बोला कि आपकी एक सीरीज आई है जो विच इज़ बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपके जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उसके बारे में, और एक तरीके से एक किरदार को पाक साफ जो बोलते हैं, वाइट वॉशिंग, वो भी दी गई है इन दैट सेंस। तो एक सिंपैथी भी आपको मिल गई है, आप वापस चर्चा में आ गई हैं, जनता की सिंपैथी मिल गई है, प्लस अंदर भी जैसे आपने भी मेंशन किया, आप अंदर भी अपने वाकयात सुनाती हैं लोगों को, तो वहाँ से भी कोई अटैक या नेगेटिव कोई भी पॉइंट्स नहीं बोलेगा, बिकॉज सीरीज में आपको इतना अच्छा दिखाया गया। आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हैं जो कि अगेन पाक साफ होगी, नॉट नेगेटिव आगे। हाँ, तो आपका तो क्वेश्चन मेरा क्या है? सवाल यही था कि बिग बॉस 17 चुनना आने के लिए सोची समझी रणनीति है, अच्छा मूव है आपके लिए, वोटिंग इन योर फेवर? ये एक तो पहले बिग बॉस को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मैंने क्यों हाँ बोला। लाइफ में हर एक मोड़ आता है जब कोई डिसीजन हमें लेना पड़ता है, एंड मे बी ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो, मेरी बुक मैंने लिखी जो 100 लोगों ने पढ़ी होगी, वेब सीरीज जितने लिखी वो 10,000, मतलब वेब सीरीज 10,000 लोग ने देखी होगी, बट मुझे मालूम है ये 130 करोड़ लोग देखेंगे। उनको सच जानना चाहिए कि जिग्ना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। और वेब सीरीज की वजह से हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि फिलहाल जैसे भूतकाल मेरे को देखना नहीं है। ये इसमें कुछ राजनीति नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही हूँ यहाँ से बाहर निकल के, सो उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मुझे अपने आप को, लोग आज मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हैं, लोग मुझे आज इंस्पिरेशन बोलते हैं। वेब सीरीज में जो कैरेक्टर दिखाया गया और जो एक्ट्रेस ने वो किरदार निभाया, उससे सब लोग को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशन के लायक हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ कि आज आप एक औरत होके मेरे मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है,
उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। हाय जितना रशिता सहानी फ्रॉम बॉलीवुड बबल। मेरा सवाल ये है आपसे कि मीडिया ने बहुत सारी तरीके की चीज़ें आपके बारे में कही। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे आपने कहा वो कहा गया, आपको मर्डर बुलाया गया, आपको बहुत सारी चीज़ें कही गई। एज अ क्राइम जर्नलिस्ट योर सेल्फ, अगर ये आपके किसी उस टाइम के कलीग या कोवर्कर के साथ हुआ होता जो खुद भी एक क्राइम जर्नलिस्ट थे, आप इस केस को कैसे कवर करती? क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए और मीडिया ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं खुद उस सब के अगेंस्ट हूँ, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली एज अ मीडिया प्रोफेशनल ये बर्डन रहता है कि आपको नंबर्स लाने हैं, आपको हाई टीआरपी चाहिए, और फिर वो लोग एक जुर्म में चले जाते हैं और ब्लेम करने लग जाते हैं accused को। मैं जो मेरे साथ हुआ उतना तो मैं नहीं करती थी, ये तो 100% नहीं, क्योंकि वो मेरी परवरिश में नहीं है, मेरे खून में नहीं है। इतना तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन में करती नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। मैं स्टोरी करती ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो लाइन ऑफ स्टोरी करने की थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके ही करना, मैं वो ही करती थी। मैं किसी के पर्सनल उसमें जोन में नहीं जाती थी कि एक कन्वर्सेशन, बहुत सिंपल सा कन्वर्सेशन था। मैं कोई तो भी स्पा में मेंबर थी, वो टाइम पे 1.5-2 लाख कमाती थी, तो मुझे इतना तो मेरे को पैम्पर करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड किसी को पैम्पर करे वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन एक लेडी अपने आप को पैम्पर करे तो 1750 सवाल उठता है कि ये बड़ी से स्पा में लाइफ मेंबर थी, ये थी वो थी, पैसा कहाँ से आया? मेरा नसीब इतना अच्छा था कि सब सैलरी अकाउंट से जा रहा था, वो नसीब अच्छा था कि इसलिए मैं जो बोलती हूँ मैं प्रूफ के साथ ही बोल रही हूँ। एक इंसिडेंट था, एक स्पा में मैं बैठ गई थी, अभी भी मुझे याद है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी, मेरे साथ एक दूसरी, जहीं पे भी वो होगी ना वो ये देख रही होगी, और नहीं देखेगी ना तो मैं चाहती हूँ वो देखे। एक हम लोग में ट्रेनी रिपोर्टर बोलते हैं, एक ट्रेनी रिपोर्टर भी थी, शी वॉज टेकिंग बॉडी स्लिमिंग सेशन, जिसका पैसा ज्यादा है, ठीक है, उसकी सैलरी मेरे से काफी, ट्रेनी रिपोर्टर आप लोग रह चुके हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और मैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ थी तो आपको पता होगा ही, आई डोंट नीड टू डिस्क्लोज दैट। वो मेरे से 3 गुना ज्यादा पैकेज लेके बैठी थी मेरे से, वो भी ठीक है चलो। उसके वो टाइम पे मेडिक्योर पे वो 2-2:30 बजे का टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम ब्रांच में 4 बजे की रखी गई थी। मेरे पास वो टाइम पे कार थी जिसका ईएमआई भी मेरे सैलरी से जा रहा था, तो मैंने वो लड़की को बोला चल साथ में चलते, तू कहाँ ट्रेन में जाएगी, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बोथ ऑफ अस आर सपोज टू गो टू अटेंड अ क्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी भी हो जाएगी। अब भी पूरा रोड मुझे मालूम है, वडाला पीछे से एंटॉप हिल से लेके हम लोग गए, तभी फ्रीवे नहीं था, जो अब भी याद है। और वो स्पॉट भी याद है जहाँ पे मैंने उसके साथ कुछ चीजें शेयर की थी, अभी भी वो याद है। वडाला से आप जाओगे वहां पे एक नागौरी चाय वाला है, जैसे पास हो गए वहां से मैं जा रही थी, ऐसे ही बात निकली तो उसने बोला आपका सन बोर्डिंग में जाता है ना, फीस क्या है? मेरी कोई तो भी सिस्टर या है, उसके बच्चे को डालना है। मैंने XYZ अमाउंट बोला, उसने बोला ठीक है, आपको क्या पसंद है? मैंने बोला मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बॉम्बे में मोमो कल्चर नहीं हुआ करता था। तो बोला क्यों मोमोज पसंद है? बोला मैं सिक्किम गई थी ना घूमने, तो मोमोज ही खाते थे हम लोग, नॉनवेज तो खाते नहीं गुजराती लोग। अच्छा, और 2-3 और कुछ ऐसी पर्सनल बातें हुई, बॉयफ्रेंड के बारे में शायद हुई कि नहीं आई डोंट नो, बट ये 2 मुझे प्रिसाइसली याद है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, वो सब हो गया रूटीन। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसने ये कन्वर्सेशन छापा कि जिग्ना का लड़का XYZ बोर्डिंग स्कूल में है पंचगिनी में, और उसकी फीस इतनी है, और जिग्ना लव्स मोमो। क्या था ये? वाई इट वॉज नेसेसरी? तो ये ट्रस्ट ना, अभी मैं किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो ये मेरा ट्रांजिशन रहा है एंड आई एम हैप्पी विथ इट। इसमें कुछ स्टोरी नहीं थी एज सच, देखना चाहे तो एक अमाउंट आपने लिख दिया कि जिग्ना की फीस इधर से इतनी, लड़के की फीस ऐसी है, तो लोगों को लगा अरे इतनी महंगी फीस है, मतलब अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है।
ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। बट ये फिर अजम्पशन लगाया गया, स्पा में जितना बहुत बड़े स्पा में मेंबर, अरे भाई मैं तो हूं, मेरी सैलरी है 1.5-2 लाख, तू तो 25,000 कमा के तू 35,000 का पैकेज लेके बैठी है, उसका क्या? बट वेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉ यू कैन नॉट defend yourself because you don't have rights, I think so, to defend yourself, and you don't have your say. आप नहीं, कहाँ किसको बोलोगे, आप कितने लोग को बोलोगे आप? तो ये भी हुआ है। जस्ट एक एडिशन, जब किसी एक पर्सन के साथ लाइफ में ट्रॉमा होता है तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी उस ट्रॉमा से जाती है। जब आप बाहर आए तभी आपको ना आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे जब बात की, श्योर उनकी खुद की एक जर्नी रही होगी वो पूरे ट्रॉमा की, और सम योर नाना यू नो एवरीवन आउट देयर, इफ यू कैन शेयर कि उनके साथ कैसा रहा, क्या हुआ। एक तो जिस दिन मुझे अरेस्ट, पुलिस से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था। उनको पता भी नहीं कौन से पुलिस स्टेशन में मुझे लेके गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, डैड तभी दुबई में थे, नहीं थे शायद इधर, तो बहुत डिफिकल्ट रहा उन लोग में। फिर मॉम, नाना, नानी, 3 लोग थे एक्सटेंडेड, मेरे को कोई भाई नहीं है, तो एक्सटेंडेड फैमिली है। उनकी मीटिंग लगती थी कि जिग्ना को जेल में मिलने कौन जाएगा, तो 2 जन ने बोला हम लोग जाएंगे जेल में मिलने, 2 ने बोला हम लोग कोर्ट में आएंगे, 6 लोग, वो लोग 6 लोग कोर्ट में आते थे। उन लोगों ने सब अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब कोर्ट से ऑर्डर होम फूड का मिला तभी भी एक ने बोला कि मैं बना सकते, भेजेगा कौन घाटकोपर से, 90 साल का इंसान रोज नहीं आ सकता है। तभी एक मेरे कजिन आए, जो मैं उनको कभी जानती ही नहीं थी, कितने दूर के कजिन थे। उन्होंने जब कोर्ट में आके बोला कि मैं दूंगा, मैंने पूछा कौन है ये, मुझे नहीं पता था। वो फिर हम लोग, उन लोग के ये बाद में पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप बना, कोर्ट ग्रुप। तो जो कोर्ट में मेरे को मीडिया ने लिखा कि जिग्ना के फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया, नहीं, 12 लोग आते थे कोर्ट में, हर डेट पे आते थे कोर्ट में, कोई फ्रेंड्स नहीं आता था, नजरें सबको ढूंढती थी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था उन लोग के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बोला भाई अभी फूड मत भेजो, क्योंकि घाट को जहाँ से भी आता था खाना, वहां से एक ही टाइम आ सकता है, 3 बार कोई नहीं आ सकता है सबब से मेरे को टिफिन दे दे। सामने से मैंने बोला कि भाई अभी खाना मत भेजो, क्योंकि जब मैं फूड होम फूड मांगती हूँ तो घर को ये जेल फूड नहीं मिलेगा मुझे। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। सी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बियॉन्ड भी डिफिकल्ट। पैसा तो क्या, बेल में जो भी ट्रायल में लगा उसका बंद, उसके लिए ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी हम लोग को, सब कुछ हुआ। बट ये खड़े रहना ना एकजुट होके सामने, जिस दिन जजमेंट था पूरी फैमिली आई थी 20 लोग की, पता नहीं था कल मैं घर पे वापस शाम को जाऊंगी या वहीं से जाऊंगी। उस दिन मैंने चेक भी साइन करके आई थी, क्योंकि लड़के ने 12th एग्जाम दी थी, पता नहीं था उसके एडमिशन के लिए लगेगा या मैं हूंगी या नहीं हूंगी। ये मीडिया ट्रायल का ये डर था मुझे, जज मुझे पता था कुछ किया नहीं है, एविडेंस के रूप में भी वीक एविडेंस कुछ था नहीं, लेकिन मीडिया का डर था कि पता नहीं। जजमेंट के 2 दिन पहले जो हम लोग रीरन करते हैं पूरा इंसिडेंट, तो एक ब्रॉडशीट में हेडलाइन थी कि इफ कन्विक्टेड जिग्ना को डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो वो सब डर था। तो उस टाइम पे फैमिली के अलावा मुझे, मतलब वो इतना उन लोगों ने सहा होगा, मैं सोच, लेकिन आज तक किसी ने चू भी नहीं की, और ना ही किसी ने मुझे पूछा कि जिग्ना तेरे से कुछ गलती हो गई थी क्या, डिड यू क्रॉस दैट थिन लाइन, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। बट मेरे से ज्यादा मुझे लगता है, मैं तो अंदर थी, मेरे से ज्यादा बाहर बहुत फेस किया। मेरे लड़के के साथ बच्चे लोग खेलते नहीं थे। यहाँ पे मैं कोई विक्टिम कार्ड यूज नहीं कर रही, कुछ भी विक्टिम का है ही नहीं है, क्योंकि ये समाज से मेरी अपील है। लड़का सेंसिबल निकला, क्या मालूम लड़का आउटलाइन हो जाता तो क्या करते, कौन रिस्पॉन्सिबल होता, मैं या समाज? हो सकता था कि लड़का आउटलाइन हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तो एज अ सोसाइटी वी शुड रियली स्टैंड अप। जहाँ पे 1% भी लगे ना कि गलत हो रहा है, खड़े रहिए,
आप मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ। किसी वेब सीरीज या किसी बुक का वेट मत कीजिए, स्टैंड अप। शायद डैमेज कम होता, जो इतना डैमेज हुआ वो शायद कम डैमेज होता।